2 दिन की खामोशी के बाद फिर से तूफान सुनाई दे रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में बड़ा अपडेट है। ईरान ने अमेरिका का एक जेट मार गिराया है, दावा है कि हेलीकॉप्टर मार गिराया है, और ये दावा है कि ईरान के सीमा के भीतर ये सब कुछ हुआ है। ईरान अमेरिका के पायलट्स की तलाश कर रहा है, वो उनको ढूंढ रहा है, और अगर वो मिल गए तो फिर युद्ध की दिशा क्या होगी। और जो ट्रंप ने कहा कि ईरान को हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ये बताता है बयान कि वॉर अभी रुकने वाली नहीं है। ये वॉर खिंचेगी, और खिंचेगी तो दुनिया क्या भोगेगी, दुनिया को क्या मिलेगा, और वॉर का अपडेट क्या है। हमारे साथी सुल्तान अपनी तलवार को धार दे चुके हैं। भाई साहब पूरा मार्कर से जब इनकी डायरी खुलती है तो एक एक पॉइंटर नोट करते हैं, अलग अलग कलर का मार्कर यूज़ करते हैं। ये एक टेम्पलेट सेट करते हैं कि पहले ये बताना है, पहले ये बताना है, और बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। सुल्तान बताइए क्या अपडेट है। पिछले 24 घंटे की वैसे हमारी अभिनव रवायत रहती है कि हम सबसे पहले ईरान के जो हिट्स होते हैं, जो ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जो एलाइड हैं उनके ऊपर जो हिट किए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर हम जो इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से ईरान पे जो हिट हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फिर हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पे चलते हैं कि डिप्लोमेसी के मोर्चे पे क्या हुआ है। तो आज ईरान की तरफ से और पूरे दिन का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि F-15 ईगल एक अमेरिका का ईरान ने मार गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने F-35 मारा है, लेकिन हमारे पास में जो डिब्री के फोटोज़ हैं उसको हम अगर एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि F-15 की होने की संभावना ज़्यादा है। और एक बात बताओ मुझे, F-15E मारना और F-35 गिराना, दोनों में क्या अंतर है? क्या मतलब वो बड़ी जीत होगी अगर F-35 गिरा? F-35 दुनिया का वो अकेला ऐसा फाइटर जेट है जिसको सही मायने में 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। वो आज यूएसए की इन्वेंट्री में सबसे टॉप नॉच हथियार जो है, जिसको बोलते हैं शार्पेस्ट नाइफ इन द ड्रॉर, तो वो है कि मतलब जो ड्रॉर में सबसे तीखा नाइफ है वो F-35 है, 5th जनरेशन का है। और मैदान जंग में F-35 ईरान अकेला ऐसा मैदान जंग है जिसमें F-35 को हिट पड़ा है, पहले पड़ा है, रिकॉर्डेड है, और दूसरा अगर हिट होगा, अगर ये सच बात होती है जो ईरान का दावा है वो सच होता है तो ऐसी स्थिति है। लेकिन F-15 जो है वो पुराना जहाज़ है इनका, जो कि काफ़ी समय से और काफ़ी विश्वसनीय जहाज़ है जिसका इस्तेमाल जो है अमेरिका और अमेरिका नेटो के तमाम देश जो है करते आए हैं। तो F-15 ईगल जो है इसकी काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ इस युद्ध में हुई हैं। 3 कुवैत में मारे गए थे, उसके बाद में F-15 के बार बार गिरने का दावा आ रहा था, और इस बीच में F-15 एक और जो है ईरान ने मार गिराया, ऐसी हमारी जानकारी हमारे पास में मिलती है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि F-15 का जो पायलट हैं, जो क्रू है, उसको रेस्क्यू करवाने के लिए अमेरिका के द्वारा लगातार ऑपरेशन सुबह से ही जारी हैं। C-130 हरकुलिस एक जहाज होता है, दरअसल ऐसा जेट होता है जो कि कैरियर जेट है जिसमें सैनिक और जो मालो असबाब जो है ले जाया जाता है मिलिट्री के लिए जो काम का होता है उसको। तो C-136J और ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर हैं, जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के, वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हमको करते हुए दिखाई दिए। और 2 पायलट्स होने की संभावना है जिसको खुजेस्तान में खास तौर पर ढूंढा जा रहा है कि वहाँ पे हो सकते हैं। इस बीच में व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिना लेविट, उन्होंने पत्रकारों को ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ कर दिया गया है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। और इस बीच में इजराइल का एक मीडिया आउटलेट है जिसको चैनल 12 कहते हैं, हिब्रू मीडिया है, उसने ये दावा किया है कि अमेरिका के द्वारा एक क्रू को रेस्क्यू करवा लिया गया है। हालांकि इसका कंफर्मेशन कहीं से नहीं आया है। ये जो हिट किया गया ये ईरान के अंदर ही हिट हुआ? ईरान के अंदर ही हिट हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि चैनल 12 का ये दावा कि एक क्रू जो है हमने रेस्क्यू करवा लिया। सामान्य तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर ईरान ने अमेरिका के पायलट्स पकड़ लिए, अगर एक भी पकड़ लिया, तो ये तो एकदम वॉर का गेम चेंजर हो जाएगा, और जो उसका नेगोशिएशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अगर एक भी पायलट ईरान के द्वारा पकड़ा जाता है तो ईरान के पास में लेवरेज आ जाएगा नेगोशिएशन में, कि उनके पास में एक युद्धबंदी ऐसा अमेरिका का उनके पास में मौजूद है, और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देगा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सही बात है। और इस बीच में IRIB जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो वहाँ पे ईरान का स्टेट मीडिया है IRIB, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 10 लाख जो उनका लोकल करेंसी है उसके 10 लाख की जो है इनाम की घोषणा उन्होंने कर दी है कि अगर कोई भी पायलट पकड़ लेता है। और स्थिति वहाँ पे ये बनी है अभिनव कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनके ऊपर भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो शॉर्ट गन से लेके AK-47 से उसके ऊपर फायर कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जो ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत लो फ्लाई कर रहे हैं ताकि वो कहीं पर भी पायलट को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो वहाँ
वहाँ पे उसको देख सकें कि वहाँ पड़ा हो, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। तो दोनों तरफ से जो है ऑपरेशन जारी हैं, और अगर यहाँ में एक भी पायलट अगर ईरान पकड़ लेता है तो स्थितियाँ युद्ध की बहुत बदल जाएंगी। हमने देखा कि जब पाकिस्तान में जब हमारा पायलट उस तरफ गिर जाता है तो हम कहीं ना कहीं फिर नेगोशिएशन पे आना पड़ा टेबल पे। तो अगर ये होता है तो पूरे अमेरिका में तहलका मच जाए, क्योंकि अमेरिका में तो इंसानी जान की कीमत है। हमने वियतनाम वॉर में देखा था कि कैसे अमेरिका के लोगों ने ही पूरी हुकूमत को इस बात पे मजबूर कर दिया कि आप वापस आओ। जी, अमेरिका में मतलब कोई भी पायलट है अगर, तो वो आप ये समझिए कि पायलट की जान ज़्यादा कीमती नहीं, लेकिन जिस तरीके की मैसेजिंग उसके बाद ईरान की तरफ से होगी, ईरान पहले दबाव डालेगा, नेगोशिएशन के लिए तमाम सारी चीज़ें करेगा, उसके बाद में एक बहुत संभावना बनती है कि उस पायलट को परेड करवाए पूरे तेहरान में और उसको पब्लिकली जो है एग्जीक्यूट कर दे। और ऐसा होता रहा है, अरब देशों में ऐसा होता रहा है। इजराइल का अगर कोई स्पाई या इजराइल का अगर कोई एजेंट या इजराइल का कोई सैनिक अगर पकड़ा जाता है तो उसको बाकायदा पब्लिकली परेड करा के मारा जाता है। तो ये रवायत वहाँ पे अरब देशों में भी रही है, ईरान में भी रही है। तो वो जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन है और जो जनता देखती है वहाँ के, मान लीजिए अमेरिका की जनता ये सारे दृश्य देखेंगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना भयंकर राजनीतिक दबाव में आ जाएगा। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। इस बीच में ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है कि जो रेस्क्यू में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी उन्होंने निशाना बनाया है। एक विजुअल उनकी तरफ से जारी किया गया जिसको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाए, तो हम ये इसको ईरान के दावे के तौर पे ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने एक F-16 जो है उसको भी, जो एक और अमेरिका का अच्छा फाइटर जेट माना जाता है, काफ़ी सालों से सर्विस में है, बहुत ट्रस्टेड फाइटर जेट है F-16, लॉकहीड मार्टिन बनाता है उसको। तो F-16 को भी मार गिराने का दावा जो है ईरान की तरफ से किया गया है। और ये भी कहा गया है कि उसने भी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो की है सऊदी अरेबिया में एक अननोन लोकेशन पे। तो ऐसा बोला जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमने F-16 को भी हमारे एयर डिफेंस ने हिट किया है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि इस पूरे युद्ध को शुरू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि ईरान के पास में प्रॉपर एयर डिफेंस नहीं है। ईरान का जो सबसे कमज़ोर मोर्चा था वो था एयरफोर्स और एयर डिफेंस। तो इस वजह से ये कहा जा रहा था, दूसरे युद्ध के दूसरे दिन ही इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि हमने ईरान के एयर स्पेस पे कंप्लीट जो है सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। हम जहाँ चाहें वहाँ जैसा चाहे वैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, हमारे जेट्स को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो ईरान ने रेजिलियंस दिखाया है, उनके पास में S-300 है, जो कि हमारे पास में S-400 है, रशियन एयर डिफेंस है, उसी का एक जो पुराना वर्जन है S-300। उसके अलावा उनके पास में कुछ चाइनीज़ एयर डिफेंस है ईरान के पास में, जिसकी मदद से वो जो है अमेरिका को इस तरीके से पूरी सुपीरियरिटी नहीं दिखाने दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने खूब ऑपरेशंस किए हैं ईरान के एयर स्पेस में घुस के, इजराइल ने भी किए हैं और लगातार कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनचैलेंज जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी उनको चैलेंज किया जा रहा है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कुछ वैसा हो रहा है, मेरी समझ वॉर को लेकर के आपसे बेहतर नहीं है, लेकिन जैसे हमने एक टाइम पे देखा अफगानिस्तान में कि वो स्टिंगर मिसाइलों से जो है, जो मुजाहिद थे वो रशिया के जो USSR के हेलीकॉप्टर्स को हिट कर देते थे, तो उनको लगता था कि यार ये नहीं कर पाएंगे। वैसा कुछ अमेरिका यहाँ चौंक रहा है उसी तरीके से कि भाई जब लग रहा था कि नहीं इनका एयर डिफेंस नहीं है, ये हम कहीं भी जाएंगे, जहाँ भी घुसे निकल जाएंगे आराम से, अब उसको चैलेंज मिल रहा है या शुरू से ही इस तरीके की वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है? नहीं, शुरुआत में तो इन्होंने एयर डिफेंस रडार काफ़ी हिट किए थे। जब भी कहीं पर भी एयर ऑपरेशंस होते हैं तो उसका सबसे पहला जो SOP सेट होता है कि जहाँ पे भी एयर डिफेंस के रडार हैं उनको आप हिट करिए, उसके बाद एयर ऑपरेशंस जो हैं शुरू होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे सामने जो दिक्कत आई थी कि हमने जो एयर रेड की थी उससे पहले हमने एयर डिफेंस को हिट नहीं किया था, टारगेट नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा एक मौक़िफ़ ये था कि हम लोग मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे। इस वजह से जो शुरुआती दौर में हमको परेशानियां झेलनी पड़ी 7 तारीख को, इसी वजह से हुई थी। बाकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि आप सबसे पहले एयर डिफेंस को जो है न्यूट्रलाइज करिए, उसके बाद में आप अपने एयर रेड्स करना शुरू करते हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका ने किया। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो है किसी तरीके से अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बना के रखा, मौजूद रखा। ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर हिट किया हो ऐसा नहीं हो, जिस अनुपात में उनके ऊपर एयर रेड्स हो रही हैं उसके अनुपात में ये तो बहुत नेग्लिजिबल है जितने हिट्स ईरान की तरफ से किए गए हैं। लेकिन ईरान जो है यहाँ पर भी रेजिलियंस दिखा रहा है जहाँ पे इसको सबसे कमज़ोर समझा जा रहा था। चलिए फिर आगे जो है, ये तो हुआ F-15 की बात, अब आगे के अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आगे की अपडेट ये है कि कुवैत में मिना अल अहमद रिफाइनरी जो है उसको हिट किया है, डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसका विजुअल कन्फर्मेशन हमारे पास में है। और उसके
बाद में वहाँ पे लगातार आग लगती हुई दिखाई दे रही। इस बीच में कुवैत की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसने ये कहा है कि ईरान की तरफ से हमारा पावर और डिसिलेशन प्लांट जो है उसको हिट किया गया है। अब डिसिलेशन प्लांट जो लोग न्यूज़ पे देखते हैं, हमारे दर्शक, उनको पता है कि इस पूरे के पूरे युद्ध में क्यों इतना क्रूशियल है, क्योंकि अरब देशों के पास में पीने के लिए पानी नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है। तो डिसिलेशन प्लांट बुनियादी तौर पे क्या करता है कि वो समुद्र के पानी का खारापन हटा के उसको पीने लायक बनाता है। कुवैत जैसे देश जो है 90 से 100% डिसिलेशन प्लांट पे अपनी पेयजल है उसकी निर्भरता उनकी 90 से 100% के तकरीबन है। अगर डिसिलेशन प्लांट हिट होना शुरू हो गए तो वो एस्केलेशन का लास्ट लेडर है, जो कि मैं आपको बार बार बताते आया हूँ। इसके बाद जो है ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर डिसिलेशन प्लांट के ऊपर लगातार अगर सिस्टमेटिक हिट होना शुरू हो गए तो ये वॉर जो है फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ जाएगी। इतना भयंकर लेडर है। मतलब डिसिलेशन प्लांट का मतलब है, हिट होने का मतलब है कि पूरे अरब दुनिया में, पूरे अरब जगत में, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। लोगों के पास पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है। इस बीच में एरबिल जो है इराक में कुर्दिस्तान का इलाका है, जो कुर्दिस्तान गवर्नरेट है इराक में, वहाँ पे एरबिल में जहाँ पे बहुत सारे यूएस के बेसेस हैं, यहाँ पे हिट हुआ है। कुर्दिश पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट हिट हुआ है। ईरान की मिसाइल जो है उसने कुर्दिश पोजीशन पर डायरेक्ट हिट किया है। हालांकि ईरान के द्वारा ये कहा गया है कि एरबिल में उन लोगों ने अमेरिका की एक आर्मड कोर को हिट किया है, जो कि आर्मड कोर का इस तरीके से मतलब समझ लीजिए जो टैंक वाली जो रेजिमेंट है, आप सामान्य तौर पर समझें, तो उसको हिट किया है। तो ये कहा गया है ईरान की तरफ से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुर्दिश पोजीशन को भी हिट किया है ईरान ने। इस बीच में रमतगान एक सेंट्रल इजराइल में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो फायर हुआ है। क्लस्टर म्यूनिशन के मल्टीपल इम्पैक्ट हुए हैं। क्लस्टर म्यूनिशन जो हमारे दर्शक लगातार देखते हैं उनको पता ही है, जो नए दर्शक हैं उनको मैं समझा दूं कि ये समझिए कि ये मिसाइल है, तो इसमें ये वॉरहेड है, ये अकेला वॉरहेड है। तो जब मिसाइल जाती है तो ऊपर जाके ये वॉरहेड ऐसे नीचे आता है और टारगेटेड जगह पे फटता है। लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन में क्या होता है कि ये सिंगल वॉरहेड नहीं होता, कई सारे वॉरहेड एक साथ होते हैं। तो मल्टीपल जो है वॉरहेड एक साथ फटते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एडीएस जो है वो सारे के सारे वॉरहेड्स को टारगेट नहीं कर पाता। इस वजह से क्लस्टर म्यूनिशन बहुत इफेक्टिव हथियार हैं किसी भी एडीएस के खिलाफ, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। तो रमतगान में क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो हिट किया है। पेताह तिकवा एक जगह पड़ती है सेंट्रल इजराइल में, और यहाँ पे एयरसोल की मिलिट्री ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी। एयरसोल ऐसी कंपनी है जो मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन बनाती है। जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो शादी में आप ड्रोन देखते हैं, वो नहीं, मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन अलग किस्म के होते हैं, और वो कुछ ही कंपनियां बनाती हैं, जिसमें एयरोसोल एक बड़ी कंपनी है इजराइल की, उसकी फैक्ट्री को हिट किया गया है, जिसका विजुअल कन्फर्मेशन हमारे पास में है कि उसको हिट किया गया। वो फैक्ट्री जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस बीच में IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसने ये दावा किया था कि ओरेकल जो कि एक बड़ी डाटा कंपनी है अमेरिका की, उसके डाटा सेंटर को हिट किया गया था IRGC की तरफ से। ये IRGC का दावा था कि दुबई में ओरेकल के डाटा सेंटर को हिट किया गया था। ये वही ओरेकल है जो कुछ समय से पहले 30,000 कर्मचारियों को निकालने की वजह से सुर्खियों में थी, और दुबई की तरफ से डिनाइल आ गया है। उन्होंने कहा कि ओरेकल का डाटा सेंटर जो है वो सुरक्षित है। और ये लगातार IRGC की और ईरान की एक रणनीति है कि जितने भी वेस्टर्न असासे हैं, जितने भी वेस्टर्न बिजनेसेस हैं, उनको लगातार हिट किया जाए पूरे के पूरे गल्फ रीजन में, क्योंकि गल्फ में एक बड़ी इकॉनमी जो है वो वेस्टर्न बिजनेसेस की वजह से चलती है। तो वहाँ पे गल्फ रीजन को इतना असुरक्षित बना दिया जाए कि वेस्टर्न जो इन्वेस्टमेंट है वो आना बंद हो जाए। तो इसके चलते IRGC लगातार जो है हिट कर रहा है। उन्होंने अमेजोन के ऊपर भी हमला किया था। 3 जो अमेजोन के सेंटर हैं वो हिट हुए हैं पूरे गल्फ में, और इस बीच में IRGC का दावा है कि उन्होंने ओरेकल को भी हिट किया है। इस बीच में एक खबर ये भी आई है कि बगदाद में यूएस आर्मी का जो लॉजिस्टिक सेंटर था उसको हिट किया गया है। इसको फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसी है AFP, उसने कन्फर्म किया है उसका लोकल सोर्सेज के जरिए। इसका हमारे पास में कोई विजुअल कन्फर्मेशन नहीं है। लेबनान का मोर्चा, जो कि आपको पता है कि इस पूरे के पूरे युद्ध में पिछले कई दिनों से लगातार सबसे जो भयंकर झड़पें हो रही हैं वो साउथ लेबनान में हो रही हैं, लिटानी रिवर के पास में हो रही हैं, और वहाँ से कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो IDF के पक्ष में जाती हैं। पहला ये कि रकफ और बेतलीफ का जो इलाका है, बिन जबियल के जो बाहर का इलाका है, मतलब बिन जबियल का एक तरीके से सबर्ब है, उसके अंदर जो है IDF दाखिल होने में कामयाब हुई है लंबी झड़प के बाद में। हमने आपको ये समझाया था कि बिन जबियल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हिजबुल्लाह के लिए। एक तरीके से बिन जबियल को हिजबुल्लाह की राजधानी कहा जाता है। बिन जबियल पे लगातार हमले जो हैं ईरान की तरफ से, माफ़ कीजिए, इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, और यहाँ पे हिजबुल्लाह बहुत कड़ा जवाब इनको दे रही थी। कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने काउंटर ऑफेंसिव भी जारी किया, और काउंटर ऑफेंसिव जारी करके जिन इलाकों में IDF ने कब्जा कर लिया था वहाँ पर हिजबुल्लाह ने जो है वापस अपनी पकड़ बनाई थी। तो वहाँ पर
एक भयंकर जंग जो है चल रही है लगातार हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में। तो ये अभी की अपडेट है। इस बीच में आईआरजीसी ने एक और बयान दे के कहा है कि अरिफ जान कैंप जो है कुवैत का, वहाँ पे उन्होंने हिट किया है और वहाँ पर भी एक मैक बटालियन, मतलब मैकेनाइज्ड जो बटालियन है, उसको हिट किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है बहरीन में एल्युमिनियम स्मेल्टर फैक्ट्री जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मेल्टर फैक्ट्री है, उसको 2 दिन पहले भी ईरान की तरफ से हिट किया गया था और अब फिर एक बार जो है ईरान की तरफ से हिट किया गया। और एल्युमिनियम आपको बता दें कि हल्की धातु होती है और हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पर मिसाइल वॉरहेड वगैरह बनाने में एल्युमिनियम का खूब इस्तेमाल होता है। और बहरीन की स्मेल्टर फैक्ट्री के ऊपर ईरान की तरफ से ये आरोप लग रहा था कि वो लगातार एल्युमिनियम जो है वो सप्लाई कर रही थी यूएस आर्मी को, इस वजह से हमने उसको हिट किया है। तो ये हमारी अभी अपडेट हैं जो ईरान की तरफ से हिट हुए हैं। अब थोड़ा सा हम उस मोर्चे पे चलते हैं जहाँ पे इजराइल ने इजराइल वाले मोर्चे पे चलेंगे सुल्तान, लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये जानना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इसको और थोड़ा ग्राफिकली हमारी टीम थोड़ी और बड़ी हो जाए कर देंगे तो जो दर्शकों की डिमांड है सुल्तान की डायरी, वो शो बहुत अच्छे से बन सकता है। क्योंकि एज अ लिसनर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सुनते सुनते सारी अपडेट मिल जा रही है। जैसे हम रेडियो के ज़माने में बिना किसी शोर शराबे के सारी अपडेट ले लेते थे, तो हम उसको अगर कर पाएँ आने वाले दिनों में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दर्शक इसकी डिमांड कर रहे हैं, हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान एक बात बताओ, इस युद्ध में व्यापार खतरे में है, बिजनेस हिट किए जा रहे हैं, इस युद्ध में इंसान खतरे में है, उसकी जान जा ही रही है। अब ये युद्ध इस क्रूरता के उस पे मुहाने पे खड़ा है जहां पीने के पानी का संकट तक पैदा हो जाएगा और आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है मामला। हाँ, अगर डिसलेशन प्लांट अगर हिट होते हैं और होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरे इंक्लूडिंग ईरान और इजराइल, इनका भी पानी की एक बड़ी निर्भरता जो है वो डिसलेशन प्लांट के ऊपर ही है। और अगर डिसलेशन प्लांट एक दूसरे के हिट होना शुरू हो जाते हैं, क्यों जो बार बार ट्रम्प की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के स्ट्रक्चर्स को हमला करेंगे, पावर प्लांट्स को हमला करेंगे, क्योंकि डिसलेशन प्लांट को चलाने के लिए पावर चाहिए होता है, इसलिए पावर प्लांट जो है वो बहुत क्रूशियल है ना। इसलिए ईरान को जो बार बार धमकी दी जा रही है कि हम आपके पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि, और हालांकि ईरान बनिस्बत जो है अरब दुनिया के थोड़ा सा फर्टाइल इलाका है, वहाँ पे पानी की भी समस्या इतनी नहीं है। हालांकि ईरान की डिपेंडेंसी है डिसलेशन प्लांट पे, लेकिन उतनी नहीं है जितनी अरब देशों की है। और इजराइल की भी डिपेंडेंसी जो है बड़े पैमाने पे, वो इजराइल तो पूरा उसकी तो डिपेंडेंसी हमने देखा ही है। पहले 2017 में हमारा जो करार भी होना था, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार गए थे तो इसी को लेकर हुआ था। अब आप इजराइल की तरफ से अपडेट दिए, इजराइल और अमेरिका की तरफ से क्या अटैक किए गए, कहाँ हमले? जो अमेरिका की तरफ से, इजराइल अमेरिका की तरफ से जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो करज नदी के ऊपर हुआ है। B1 ब्रिज है वहाँ पे, जो कि करज और तेहरान को जोड़ता है। 2 बड़े इलाके हैं ईरान के और वो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, उनको जोड़ता है। तो उसको जो है मार गिराया गया, उसको जो है पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और ये कोशिश जो है लगातार इस वजह से की जा रही है ताकि ईरान की जो सप्लाई लाइंस हैं वो टूटना शुरू हों, जो लगातार सप्लाईज उनके पास में आ रही हैं। और ये इसलिए भी देखते हुए की जा रही है कि कल को अगर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड होता है, अमेरिका अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करती हैं, तो उसके पहले जो है तैयारी ये की जाती है कि सप्लाई लाइंस जो हैं वो सारी काट दी जाए, ताकि किसी एक इलाके में कोई जगह घेरी जाए तो उसको आसानी से उसके ऊपर कब्जा पा लिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस्फहान और खुजेस्तान दोनों जगहों पे स्टील फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो हैं उनको हिट किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्टील भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हथियार बनाने में, और उसकी वजह से जो है इस्फहान में भी और खुजेस्तान में भी दोनों जगहों पे स्टील कॉम्प्लेक्स जो है उसको हिट किया गया है। इसके अलावा बेबहान एक जगह है साउथ वेस्ट ईरान में, वहाँ पे एयर बेस है, इसको भी हिट किया गया है इजराइल की तरफ से। इसके अलावा तेहरान पे लगातार जो है हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, लगातार उसको निशाने पे रखा गया है। शहीद बेहेस्ती यूनिवर्सिटी है नॉर्थ तेहरान में, उस पर हमला किया गया है। मेहराबाद एयरपोर्ट के ऊपर लगातार हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, फिर निशाना बनाया गया है। IRGC का जो हेडक्वार्टर है तेहरान में, उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमांड का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया। तो कई स्ट्रेटजिक लोकेशन जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा IDF ने जो अपनी अपडेट्स दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 70 स्ट्राइक की हैं वेस्ट और सेंट्रल तेहरान में, वेस्ट और सेंट्रल ईरान में, जिसमें से 20 स्ट्राइक उन्होंने अकेले तेहरान में की हैं। और इसमें मिसाइल स्टोरेज और जो लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 50 हिट की हैं, ऐसा इजराइल की तरफ से दावा है। क्योंकि IDF की तरफ से कहा गया है, तो हम IDF के बयान के तौर पे ही आपके सामने रख रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई कर नहीं पाए हैं अभी तक। इसके बीच में पिछले 1 महीने में जो लेबनान में
IDF के जो ऑपरेशन हुए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के 100 टेररिस्ट जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको मार गिराया है। इसके अलावा 3500 से ज़्यादा टारगेट हमने हिट किए हैं एयर स्ट्राइक में। हमने आपको ये बताया था कि युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन से बेरूत से लेकर पूरे के पूरे साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए गए, उसके अलावा एरियल स्ट्राइक्स भी की गई और बेरूत में खास तौर पे एरियल स्ट्राइक की गई, और जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा है कि 3500 एरियल स्ट्राइक जो है उन्होंने टारगेट किया, ग्राउंड फोर्सेस प्लस एरियल स्ट्राइक जो है 3500 टारगेट इन्होंने ये कहा। इस बीच में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो कि एक तरीके से शिया मिलिशिया है और इराक में सक्रिय है, उसका जो 30वीं ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है मोसूल में, उसको हिट किया गया है। और जो हमारे दर्शक देखते हैं न्यूज़ पिंच, उनको पता है कि PMF का इतिहास क्या है और PMF को किस तरीके से बनाया गया। 2015 के बाद में ये फोर्स जो है एक तरीके से इराक की आर्मी का हिस्सा बन गई। उससे पहले बहुत सारी फोर्सेस जो थी जो ISIS के खिलाफ लड़ रही थी, शिया फोर्सेस, इनको एक छतरी के नीचे लाया गया, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई गई और उसको इराक की आर्मी में मर्ज कर दिया गया। तो PMF का जो 30वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है मोसूल में, उसको हिट किया गया है अमेरिका के द्वारा। और केरमानशाह में मकराम आतमी नाम के कमांडर हैं जो कि सेंट्रल मिसाइल यूनिट के कमांडर हैं ईरान के, उनको जो है इस टारगेटेड असैसिनेशन में IDF ने मार गिराने का दावा किया है। दोनों तरफ की वॉर अपडेट, दोनों तरफ की वॉर अपडेट जो है, दोनों तरफ की डिप्लोमेसी क्या कर रही है। हाँ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के ऊपर, जो कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैं बहुत चुन के जो है डोनाल्ड ट्रंप के बयान इकट्ठा करता हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है अभिनव, इस तरीके की वॉर अपडेट्स जो होती हैं जिसमें मार काट और इस तरीके की हिंसा की बात होती है, बेझिल हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं इसलिए भी इंक्लूड करता हूं ताकि थोड़ा सा जो है माहौल वो हल्का हो पाए। जो हमारे उसी आदमी के इर्द गिर्द सारा रचा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे तो कैसे वॉर अपडेट। नहीं, उनकी बातों को मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। तो नहीं गंभीरता से न लेते हुए भी उस आदमी की बात को आप नहीं ले सकते, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो मैंने उसकी कुर्सी की गंभीरता तो है। मैंने दर्शकों को एक बार ये भी समझाया था कि मैं बिल क्लिंटन के दौर से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति देख रहा हूँ, और राष्ट्रपति अमेरिका के जब आके बोलते थे तो उसकी एक गंभीरता होती थी, पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस पूरे के पूरे ऑफिस को, अपने पद को इतना डिसमेट कर दिया है कि उसको गंभीरता से लोग लेना बंद कर चुके हैं। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की तरफ से चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि अभी तक हमने ईरान में जो भी बचा कुचा है उसको बर्बाद करना शुरू नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ब्रिज को टारगेट बनाया है अब, लेकिन जो है अगला टारगेट हमारा जो है वो ईरान के तमाम ब्रिज होंगे और उसके बाद में हम ईरान के पावर स्टेशंस जो हैं उनको हिट करना शुरू कर देंगे। और पावर स्टेशंस की धमकी क्यों दी जा रही है वो हमने आपको बताया भी। तो ये उन्होंने बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि नई रिजीम के लीडर्स को पता है कि क्या करना है, जो करना है वो करना पड़ेगा और जल्दी करिए, आपके पास में समय बहुत कम है। तो इस तरीके की धमकी जो है ट्रंप की तरफ से दी गई थी। डिप्लोमेटिक मोर्चे में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट हमारे पास में है वो ये है कि शिमोर हर्ष एक बहुत रिनॉन्ड वॉर जर्नलिस्ट हैं, बहुत रिनॉन्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उन तमाम स्टोरीज उन्होंने जो है अपने जीवन में, ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं देखता हूँ, मैं आइडलाइज करता हूँ कि उनके तरीके का काम किया जाना चाहिए, किसी भी डिफेंस जर्नलिस्ट को करना चाहिए जिस तरीके का काम। तो मेरे लिए वो पर्सनली हीरो हैं, लेकिन बहुत रिनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप के बयान के बाद से ही ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी शुरू हो गई हैं। और शिमोर हर्ष वो आदमी हैं जो कि अपने 100 प्रेडिक्शन में 90 बार जो है सही साबित हुए हैं। इतिहास में ऐसा हमने देखने को मिला है। चाहे 12 डे वॉर में स्ट्राइक जो होनी थी वीकेंड पे, उसको भी शिमोर हर्ष ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वीकेंड पे स्ट्राइक होगी ताकि मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल पैदा ना हो। तो उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप के बयान के साथ में ही ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी शुरू हो गई और हज़ारों जो US सैनिक हैं उनको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जाएगा और जल्द ही जो है ग्राउंड स्ट्राइक जो है वो शुरू हो जाएंगी। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबल है कि अगले वीकेंड तक जो है ये स्ट्राइक जो है अमेरिका के द्वारा शुरू कर दी जाएंगी। इस बीच में CNN ने एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट छापी है। CNN ने ये कहा है कि हम ईरान का जो 50% आर्सेनल है, मतलब उनके जो तर्कस में 50% जो असला है अभी तक बचा हुआ है, उनके पास में 50% माल ही खर्च हुआ है उनका। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि कई बार इजराइल की तरफ से ये असेसमेंट दिया गया कि 70% खत्म हो गया, कई बार 90% खत्म हो गया, कई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया था कि 2/3 जो है बचा हुआ है, 33% खत्म हुआ है। तो ये इंटेलिजेंस असेसमेंट जो है वो CIA का है, जिसको CNN ने
हैं, कई अपने सोर्सेज के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया है, मतलब ब्रॉडकास्ट किया है। इस बीच में एक बड़ा अपडेट ये है कि अमेरिका की आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल रैंडी जॉर्ज, उनको जो है पीट हेग्सेट जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अभी, उन्होंने मतलब एक तरीके से वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने ये कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद भी उनका इस्तीफा हो गया है। ये यहाँ पे हमको ये समझाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी लीडरशिप के बीच में सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। और CBS ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें ये कहा गया है कि पीट हेग्सेट जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, जिनको वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है CBS को कि हम ऐसा एक आदमी चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडाज को पूरा कर पाए, जो उनके एजेंडा को लागू कर पाए। तो कुल मिला के ईरान में जो बूट्स ऑन ग्राउंड है उसके ऊपर लेके जो है कन्फ्यूजन जो है वो दिखाई देता है हमको अमेरिका की आर्मी लीडरशिप में, कि वहाँ पे बंदे जो हैं, उनके सैनिक जो हैं, उनको ग्राउंड पे उतारा जाना चाहिए या नहीं। और इसी के चलते हमको लगता है कि ये बड़ा बदलाव अमेरिका की सेना में हुआ। बीच युद्ध में कोई आर्मी चीफ अगर बदला जाए तो ये बहुत मिक्स्ड किस्म के संकेत देता है। इस बीच में GCC जो देश हैं, गल्फ के जो देश हैं, मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बोला जाता है, जिसमें तमाम अरब देश जो हैं उसके मेंबर हैं, उसकी तरफ से ये कोशिश की गई कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया जाए और उसमें ये कहा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया जाए, ताकि जितने भी सदस्य देश हैं वो इस पूरे के पूरे मिलिट्री एक्शन में शामिल हो पाएँ। जो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि बहुत और देश जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने में उनकी मदद करें। तो ये कोशिश की जा रही थी GCC की तरफ से, जिसको NYT की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि चाइना, रशिया और फ्रांस ने, और तीनों परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने जो है इसको मना कर दिया है, इस प्रस्ताव के ऊपर वीटो कर दिया है। इस बीच में राइटर्स की एक और बड़ी खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी शुक्रवार को $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट जो है उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं कांग्रेस से। अमेरिका में जो सिस्टम होता है वो ये है कि राष्ट्रपति का ऑफिस जो है वो बजट की तमाम मंजूरी जो है वहाँ की कांग्रेस से लेता है, मतलब वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो वहाँ की राज्यसभा और लोकसभा है, वहाँ से वो पूरी मंजूरी लेता है और वहाँ से बजट पास होता है। जो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी बजट जो है वो पास नहीं कर सकता है, हालांकि वो राष्ट्र का मतलब वो एक तरीके से गवर्निंग हेड होता है उसके बावजूद। तो वो $1.5 ट्रिलियन का बजट जो है उसकी रिक्वेस्ट वो कांग्रेस से करने जा रहे हैं। और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये सबसे बड़ा बजट है। मतलब दूसरे विश्व युद्ध में अचानक से बजट में ऐसा साइज देखा गया था। और ईरान वॉर में हमने आपको पहले भी बताया था कि पेंटागन ने इमीडिएटली $200 बिलियन मांगे थे अमेरिकी सरकार से कि अगर हमको ईरान के साथ में युद्ध कंटिन्यू रखना है तो हमको $200 बिलियन की तुरंत आवश्यकता है। और ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की ये स्थिति, क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर लगातार चुक रहे हैं उनके पास में। उनके हालात ये हैं कि उनके पास में इंटरसेप्टर पूरी तरीके से मौजूद नहीं। उन्होंने जापान से जो उनके इंटरसेप्टर हैं वो मंगवा लिए, वहाँ से ADS जो है वहाँ वो मंगवा लिया, साउथ कोरिया से मंगवा लिया। अभी उन्होंने पोलैंड से भी रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे जो पैट्रियट ADS सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको जो है वहाँ से रिमूव करके हम मिडिल ईस्ट ले जाना चाहते हैं। पोलैंड ने इसके लिए साफ मना कर दिया था अमेरिका को। तो ये स्थिति बनती है। और इस बीच में ट्रंप ने एक और बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ समय की ही बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। तो ये अभी ना वो बिल्कुल वैसी बात है कि चंद रोज और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज। तो ये तो बार बार ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल ही जाएगा, लेकिन वो खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यही वाली बात हुई, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कब तक रहे आज़ादी कौन जाने। एक वो बयान था ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं है लेकिन ईरान आने नहीं दे रहा। वो वैसी ही बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर कहा कि कुछ ही दिन में जो है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा लेंगे बहुत जल्द। इस बीच में बीबी नेतन्याहू जो कि इजराइल के उतनी ही जल्द जितनी जल्दी वो ईरान के आयतुल्ला बनने वाले हैं। हाँ, उतनी ही जल्द। तो इस बीच में जो है बीबी नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 70% स्टील प्रोडक्शन जो है ईरान का उसको ख़त्म कर दिया है। तो 70% गिरावट आई ईरान के स्टील प्रोडक्शन में। हमने आपको ये भी बताया था कि जिस समय ये बात चल रही थी कि अमेरिका और ईरान जो है संभवतः एक नेगोशिएशन में जा सकते हैं, डिप्लोमेटिक वे में जा सकते हैं, उस समय भी इजराइल में ये एंजाइटी थी। और इजराइल में बीबी नेतन्याहू ने अपनी फोर्सेस को ये तुरंत कह दिया था कि जितना भी उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, ताकि ईरान का जो वेपन प्रोडक्शन सिस्टम है उसको एक तरीके से क्रिपल कर दिया जाए, उसको विकलांग कर दिया जाए, ताकि आगे उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा न मंडराए। तो उस
पूरी की पूरी रणनीति को जो है आईडीएफ ने, इजरायली जो एयरफोर्स है उसने बहुत अमल में लाने की कोशिश की और लगातार जो है वहाँ के स्टील प्लांट्स और तमाम ऐसे स्ट्रेटजिक प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर हमला आईडीएफ ने किया है। और ये पैटर्न हम पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं। उसके नतीजे जो हैं इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। तो ये स्थिति अभी नेतन्याहू के बयान से हमारे सामने स्पष्ट होती है। इस बीच में एक और बड़ी दिलचस्प खबर है कि फ्रांस और जापान दो ऐसे देश हैं जिनके फ्रांस का एक कैरियर शिप जो है वो निकला है और जापान का एक गैस टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर पाया है। और ये युद्ध शुरू होने के बाद में पहला जापानी टैंकर है जो कि पार कर पाया है। और इसके ऊपर राइटर्स के हिसाब से ये मित्सुबिशी ओएसके लाइन्स जो है उसका टैंकर है। इस कंपनी का नाम मित्सुबिशी ओएसके है और ये पनामा फ्लैग था, मतलब पनामा का झंडा उसके ऊपर लगा हुआ था और ये जो है पार हो पाया। जब रॉयटर्स ने इस कंपनी से पूछा कि आपने कैसे पार करवाया तो कंपनी ने इसके ऊपर कोई भी स्पष्टता देने से मना कर दिया। इस बीच में फ्रांस का एक कार्गो शिप है वो भी पास हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी हमने आपको बताया, ये पहली यूरोपियन कंट्री है जिसका कार्गो शिप भी पास हो पाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का युद्ध शुरू होने के बाद में। आपको मैंने ये भी बताया था कि कई जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि ईरान जो है वो $2 मिलियन मतलब $20 लाख की जो है चुंगी ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करवाने के लिए, चुंगी कलेक्ट कर रहा है। और ये स्थिति जो है वो आगे भी बनी रह सकती है क्योंकि कारण यह है कि ईरान बार बार जो है समझौते के ऊपर एक ही बात का दबाव डाल रहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ सबसे पहले अमेरिका वो भरे। तो अमेरिका नहीं भरने वाला है, तो अमेरिका ऐसी स्थिति में ये कह देगा कि आप ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी आप टैक्स ले रहे हैं वो आप लेते रहिए और उससे अपना रीपेमेंट कर लीजिए। तो ये भी एक स्थिति बनती है। तो हाँ। मिला के जितना वॉर अपडेट सुल्तान की डायरी में है उसको सुनने के बाद, दोनों तीनों फ्रंट समझने के बाद ये मालूम पड़ता है कि दुनिया किस बर्बादी के कगार पर खड़ी है, जिसमें इंसान की जान की तो कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन जहाँ ये जंग चल रही जिस खित्ते में, उसके अलावा बाकी बाहर की दुनिया जो है वो कितना बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। हिंदुस्तान में आज हम देख रहे हैं कि गैस को लेकर के भले सरकार ये दावा करे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो गरीब तबका है उन तक जो छोटे बॉटल के सिलेंडर भरा के करते थे अब उनको बहुत समस्या आ रही है। और जिस तरीके की जो घटना सामने आ रही है, डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि पानी को लेकर के या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड, अब अमेरिका वो करने जा रहा है जो उसने अफगानिस्तान में किया, वो करने जा रहा है जो उसने वियतनाम में किया था। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसकी नियति भी वैसे ही कुछ हो जाए, लेकिन एक अमेरिका की सनक है, एक डोनाल्ड ट्रंप का सनक है और एक ईरान की जिद है। और दोनों की सनक और जिद के बीच जो इजराइल है उसका विध्वंस है। इन तीनों चीज़ों के बीच पूरी दुनिया फंसी हुई, पूरी दुनिया अटकी हुई है। दर्शक जो बात कहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, जो यहाँ तक देख चुके हैं, मैं उनसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम इस शो को और बेहतर बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। हम धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, चूँकि आप जानते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। मेरे को एक बात कहनी कि दरअसल हम लोग इंडिपेंडेंट मीडिया हमने शुरू किया है और हम किसी से, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी ऐसी जो है इल फंडिंग हम लेने के लिए तैयार नहीं। हम पहले दिन से हम क्लियर थे और इसकी वजह से हमारे पास में सीमित संसाधन है। हमारी एक टीम अभी आसाम गई हुई है, अभिनव जल्द ही बंगाल चले जाएंगे और हम बहुत, आपको ये आप कैसे समझाएं कि हम हैंड टू माउथ हैं, बहुत जुगाड़ से जो है आपके पास में वीडियो ला पा रहे हैं। मतलब ये हमको कहने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने ही लोग हैं तो आपसे क्या ही छुपाना, मतलब ये स्थिति है। इन लोगों ने तो हमारी जर्नी डे 1 से देखी है, धीरे धीरे तिनका हमारे पास में जो दो माइक सेट है वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो हम लगातार जो है इससे जो इस माइक से, माइक सेट तो खैर दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन हमने बहुत तिनका जोड़ के चीज़ें बनाई है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको बेहतर बना सकें। एक जो हमारे दर्शक डिमांड करते हैं उसको उस तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने शुरू किया। हमारा ऑफिस और स्टूडियो भी लगभग तैयार होने की कगार पे है, तो हम उसके भी वीडियो आपसे साझा करेंगे। लेकिन खैर, सौरभ अभी असम में है, तो प्लीज़ आप असम की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए तो आपको पता चलेगा वहाँ क्या चल रहा है। और आप जब मैं बंगाल जाने वाला हूँ वहाँ से आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिलने वाली है। तो सुल्तान के साथ हमारे साथी सूरज हैं, उन्होंने हमें नया ज्वाइन किया। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे हम कारवां बढ़ा रहे हैं। सूरज और खुशबू 2 लोगों ने हमें नया ज्वाइन किया। अब आपको 1-2 चेहरे और नए भी दिखने लग जाएंगे न्यूज़ पिंच पे। तो आपका जो ये प्यार है, जो ये भरोसा है, बनाए रखिए। हमारी तरफ से आपको ये वादा है कि ये टूटेगा नहीं। और सरकार कोई भी हो, सत्ता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हमारे सवाल की जो धार है वो वैसी ही रहेगी और अपडेट भी आपको बिना किसी लाग लपेट के मिलती रहेगी। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। विनय बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है, मैं खुद बैठ के सुनता हूँ और कई बार
कुछ कंटेंट होता है जो हम बैठ के भी सुनते हैं और बहुत सारे दर्शक इससे रिलेट करेंगे। हम सोने से पहले एयरपोर्ट में सुनते हैं या फिर साइड में लगा देते हैं कि सुनते अपडेट लेते फिर हम नींद में चले जाते हैं। तो विनय बहुत अच्छे से सारी अपडेट दी है। आप कौन से वाले दर्शक हो ये बता देना, कमेंट करो, शेयर करो। न्यूज़ पिंच को आप सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु केसरवानी हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।